जय हिंद भाइयों। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और मेरा जो सेशन है ये रीजनिंग का स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम रीजनिंग में कैलेंडर की बात करेंगे, ठीक। और कैलेंडर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम पहले नियम के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कैलेंडर से संबंधित हम नियमों की बात करेंगे, ठीक। तो ये रीजनिंग का पहला सेशन है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, मतलब पहला नियम हम देखते हैं कैलेंडर में। तो देखिएगा, ये कैलेंडर का भाग फर्स्ट है, ये कैलेंडर का भाग फर्स्ट है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैलेंडर के नियमों की, तो सबसे पहले हम कैलेंडर से संबंधित कुछ इतिहास जानेंगे, ठीक है। यानी कैलेंडर से संबंधित कुछ बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है कैलेंडर का इतिहास क्या है, ठीक। तो अगर हम कैलेंडर के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर कैलेंडर का इतिहास लिखा है तो आप यहाँ सारे फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट करेंगे कैलेंडर से संबंधित, ठीक है। लिखा है, आपको पहले बता दें, जिस कैलेंडर का प्रयोग हम कर रहे हैं, जिस कैलेंडर का प्रयोग हम कर रहे हैं, वह जो कैलेंडर है वो रोम का, जिस कैलेंडर का प्रयोग हम कर रहे हैं वह रोम का कैलेंडर है, रोम का कैलेंडर है। जिस कैलेंडर का प्रयोग हम कर रहे हैं वो कहाँ का कैलेंडर है, तो रोम का कैलेंडर है, ठीक है, अच्छी बात है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। इस कैलेंडर का विकास रोम के चर्च पादरी पॉप ग्रेगरी ने किया था। ओके, तो जिस कैलेंडर का प्रयोग हम आज कर रहे हैं उसका निर्माण करने वाले कौन है, तो उनका नाम है पॉप ग्रेगरी। हो गया। इस कैलेंडर को अब जो नाम दिया गया वो नाम पड़ा ग्रेगेरियन कैलेंडर। ग्रेगेरियन कैलेंडर, इसी को रोमन कैलेंडर भी कहते हैं, रोमन कैलेंडर भी कहते हैं। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो जिस कैलेंडर का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो रोम का कैलेंडर है और उसे हम रोमन कैलेंडर कहते हैं। अच्छी बात है। सबसे पहले समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि रोमन कैलेंडर है, दुनिया में हम इस समय सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाने वाले कैलेंडर का नाम कोई पूछता है तो रोमन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, ठीक है। तो अब कुछ बातें समझिएगा। ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना को कोई पूछे क्या कहते हैं, तो बीसी या ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा। दूसरे फैक्ट की बात करें तो ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को एडी या ईस्वी कहते हैं। ओके,
अब यहाँ कुछ फैक्ट की बात करते हैं। तो फैक्ट ये है कि हमने रोमन कैलेंडर को अपने देश में लागू किया। कब से किया? तो भारत ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को 1582 ईस्वी में अपनाया। ओके, 1582 ईस्वी में अपनाया। कुछ बातें और समझिए। बुद्ध संवत को क्या किस नाम से जानते हैं? बुद्ध संवत मतलब जो बुद्ध संवत का समय पूछ रहा है कि बुद्ध संवत का समय क्या था, तो याद कर लीजिए 544 ईसा पूर्व। महावीर संवत 527 ईसा पूर्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। महावीर संवत के बाद विक्रम संवत पूछ लेता है। विक्रम संवत कब से है? विक्रम संवत पूछ लेता है तो आपको बताना होगा। तो 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत के बाद शक संवत पूछ सकता है आपसे। शक संवत जो है इसका समय काल क्या है? तो 78 ईस्वी। ऐसे ही गुप्त संवत पूछ सकता है। गुप्त संवत कब से कब तक है? तो गुप्त संवत अगर हमसे पूछता है तो 319 ईसा पूर्व। 319 ईसा पूर्व। ऐसे ही हमसे पूछ सकता है हर संवत। तो हर संवत हो जाएगा 606 ईस्वी। हर संवत के बाद अगर हमसे पूछता है तो इलाही संवत और नानक शाही संवत। तो नानक शाही संवत लिख लेते हैं। नानक शाही संवत 1469 ईस्वी। 1469 ईस्वी। और इलाही संवत पूछ सकता है। इलाही संवत तो आप समझ लीजिए 1583 ईस्वी। ये सब संवत हैं, थोड़े से इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे, ठीक है। तो कैलेंडर का जो इतिहास है उससे संबंधित नियम आगे हम अगले पेज पे देखते हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एक मिनट, इसका जो क्वेश्चन है अगला, एक मिनट देखते हैं क्या है। कैलेंडर के प्रकार, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले इसके नियमों की बात हम करते हैं। तो जो कैलेंडर का जो इतिहास चल रहा है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले समझिएगा, लिखा है पॉप ग्रेगरी ने बताया कि मानव सभ्यता का पहला कैलेंडर जिसमें पहला दिन सोमवार होगा और पहली तारीख 1 होगी और पहला जो सन है, पहला सन वो भी 1 होगा। ये पॉप ग्रेगरी ने बताया था। तो यहाँ पर पूछा जाता है मानव सभ्यता का
पहला दिन बताइए। मानव सभ्यता का पहला दिन, तो आंसर जो आप देंगे वो होगा ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो फिर किस तरीके से पूछा जा सकता है? मानव, ऐसे नहीं, कैलेंडरी मानव सभ्यता, कैलेंडरी मानव सभ्यता का पहला दिन, सभ्यता का पहला दिन, तो मेरे भाई आपको बताना होगा क्या था? सोमवार था। ठीक है, तो कैलेंडर सभ्यता का पहला दिन अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? सोमवार बताएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, कि कैलेंडर से संबंधित कुछ बातें, तो देखिए इनके जो नियमों की बात है, कैलेंडर से संबंधित नियमों की बात जो है हम आगे कर रहे होंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पर लिखा है दूसरा नियम यहाँ पर लिखा है दूसरा नियम, तो आपको हम पहले बता दें कि दूसरा नियम क्या है। लिखा है कैलेंडर के प्रकार। अच्छा, कैलेंडर के प्रकार लिखा है। इसके बाद जो अगले स्लाइड में है वो वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो अब सबसे पहले बताइए कैलेंडर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, सबसे पहले आप समझिए कैलेंडर के प्रकार। तो यहाँ पर आपको बता दें दो प्रकार हम लिख रहे हैं। सूर्य को आधार मानकर बनाया गया कैलेंडर। सूर्य को आधार मानकर बनाया गया कैलेंडर। दूसरा चंद्रमा को आधार मानकर बनाया गया कैलेंडर। अब देखिए, सूर्य को आधार मानकर जो कैलेंडर बनाया गया उसे हम कहते हैं रोमन कैलेंडर। रोमन कैलेंडर, या इसी को हम इंग्लिश कैलेंडर भी कहते हैं, इंग्लिश कैलेंडर। और चंद्रमा को आधार मानकर जो बनाया गया उसे हम पंचांग कहते हैं, पंचांग कहते हैं, या इसी को हिंदी का कैलेंडर कहते हैं, हिंदी का कैलेंडर कहते हैं। तो सूर्य को आधार मानकर जिसे बनाया गया वो कौन सा है? रोमन कैलेंडर, जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा चल रहा है। चंद्रमा को आधार मानकर जो कैलेंडर बनाया गया वो कौन सा है? वो है पंचांग या हिंदी का कैलेंडर। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं, अगले स्लाइड पे ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बता दें वर्ष दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। वर्ष दो प्रकार के होते हैं। तो अब वो दो प्रकार में एक तो है हमारा साधारण वर्ष। तो यहाँ पर जो भी कुछ बात चलेगी वो साधारण वर्ष की चलेगी। और एक होता है हमारे पास लीप वर्ष, इसकी जो बातें चलेंगी वो अलग चलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए साधारण वर्ष क्या है। साधारण वर्ष में लिखेंगे ऐसा वर्ष जो 4 से ना कटे। ऐसा वर्ष जो 4 से ना कटे। अच्छा, एक पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट की बात करें। साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है ना, फरवरी वो होती है 28 की। अगली बात करते हैं। साधारण वर्ष में
365 दिन होते हैं इसमें 365 दिन में याद रखिएगा 52 सप्ताह होते हैं प्लस एक विषम दिन होता है, फरवरी 28 की होती है, दिन 365 होते हैं, 4 से जो ना कटे उसे साधारण वर्ष कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सन 2003, सन 2007, अब देखिए सन 2003 की बात करें तो लास्ट के दो अंक कभी भी 4 से नहीं कटेंगे। जैसे 1982 तो 1982 भी कैसा वर्ष है, तो ये है आपका साधारण वर्ष। 1998 ये भी कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। ऐसे ही 2017, 2021 ये सब कैसे वर्ष हैं, साधारण वर्ष हैं। तो साधारण वर्ष किसे कहते हैं, अगर कोई पूछे तो आपको ये बताना होगा कि साधारण वर्ष एक ऐसा वर्ष जो 4 से ना कटे, और साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं जिसमें से 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं मेरे भाई लीप वर्ष की। अब लीप वर्ष की देखिए, पहले तो लीप वर्ष इसे एक मिनट, इसे हम अधिवर्ष, विशेष वर्ष, ओके, अधिवर्ष, विशेष वर्ष और लीप वर्ष कहते हैं। याद रखिएगा इसमें जो फरवरी होती है वो 29 की होती है, और इसमें 366 दिन होते हैं। एक बात ऐसा समझ लीजिए, 366 दिन में 52 सप्ताह होता है प्लस एक विषम दिन रहता है, एक विषम दिन। इसकी परिभाषा है ऐसा वर्ष जो 4 से कट जाए, ऐसा वर्ष जो किससे कट जाए, 4 से। दूसरी बात, लीप वर्ष देखने में दिखता है कुछ ऐसा, लास्ट के दोनों अंक एक 4 से क्या होंगे, कट जाएंगे। जैसे 2016 है, 1900 यहाँ पर 88 है, 1772 है। ये सब ऐसे वर्ष हैं जिनके लास्ट के दो अंक 4 से क्या होंगे, कट जाएंगे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष। अब याद रखने वाली बात क्या है, लीप वर्ष को हम अधिवर्ष या विशेष वर्ष कहते हैं। फरवरी कितने की होती है, 29 की होती है। इसमें 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह और एक विषम दिन रहता है। ऐसा वर्ष जो 4 से कट जाए, एग्जाम्पल 2004, 2000, 1996, 2016, 1988, 1772। तो कुछ अगले नियम की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले साधारण शताब्दी, साधारण शताब्दी, तो आपको बताना है ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से ना कटे। जैसे समझिएगा, जैसे 100, 200, 300, 400, जिसमें 400 नहीं होगा, 500 है, 1700 है, 1900 है, 2100 है। ये सब कैसे शताब्दी वर्ष हैं, ये साधारण शताब्दी वर्ष हैं मेरे भाई। जैसे ये 1700 है, अगर हम इसको 400 से काटेंगे तो ये कभी नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसे हम साधारण शताब्दी कहते हैं। कुछ बात करते हैं यहीं पर लीप शताब्दी, लीप शताब्दी वर्ष। तो याद रखना ऐसा वर्ष जो
400 से कट जाए, 400 से कट जाए। जैसे सन 2000, 400, 800, 1200, 1600, यहाँ पर 2400, 3600, ये सब एक ऐसे शताब्दी वर्ष हैं जो हमेशा 400 से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है साधारण शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जो 400 से कट जाए और ना कटे। तो कट जाए तो वो लीप शताब्दी है, ना कटे तो वो साधारण शताब्दी है। आगे बढ़ते हैं, अगले इसमें कोश नियम में चलते हैं। यहाँ पर लिखा है विषम ज्ञात करना। अब आपने साधारण वर्ष और लीप वर्ष पढ़ लिया है। अब साधारण वर्ष और लीप वर्ष पढ़ लिया है तो इस पे कुछ फैक्ट की बात करते हैं, कुछ फैक्ट की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, लिखा है विषम ज्ञात करिए। तो विषम ज्ञात करने का मतलब यहाँ ये है कि 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें कुछ अलग होगा, ठीक, वो आपको बताना, उसे कहते हैं विषम। जैसे यहाँ लिखा होगा इसमें अलग कौन है, अलग कौन है, ये आप ये समझ लिए। अभी तक जितना हमने पढ़ा उस पे हम प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन लिखा होगा 1900, दूसरा लिखा होगा 1982, तीसरा लिखा होगा 1781, तीसरा लिखा होगा 1998। अब आपको बताना है कि इसमें अलग कौन है। चलिए, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखिए हमारे पास ये विकल्प है, इसके बाद हम आगे के विकल्प की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यही है, इसमें अलग कौन है। तो पहला ऑप्शन है 1800, दूसरा ऑप्शन है 1781, तीसरा ऑप्शन है 1998, चौथा ऑप्शन है सन 2004। अब ये अलग कौन है आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए इनमें अलग कौन है। तो यहाँ पर लिखा है 1900, 1982, 1981, 1998। तो अब ध्यान से देखिए 1998 की अगर हम बात करते हैं तो ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। 81 की बात करते हैं तो ये भी कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। 82 की बात करते हैं तो ये भी कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। अब अगर 1900 की बात करते हैं तो ये भी कैसा वर्ष है, साधारण शताब्दी है, साधारण शताब्दी वर्ष है। तो आप थोड़ा सोच समझ के ही बताइए, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, साधारण, ये तीनों एक जैसे हैं तो अलग आपको कौन सा दिख रहा है, 1900। ये साधारण शताब्दी वर्ष है। अब हम इनकी बात करते हैं, ये 1800 है, 1781 कैसा है, साधारण वर्ष है। 1998 ये भी कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। 2004 ये कैसा है, लीप वर्ष है। और इसकी बात करते हैं तो ये है साधारण शताब्दी वर्ष। तो 1 मिनट, जहाँ पर साधारण शताब्दी है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, वहाँ पर एक आ गया है लीप वर्ष। तो इस वजह से यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा, लीप वर्ष अलग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है उसकी हम बात करते हैं। आपको बताना है अलग कौन है। तो पहला ऑप्शन है सन 1881, अच्छा 81 नहीं हम करते हैं यहाँ पर, 1 मिनट, सन ले लेते हैं 1880, 1992, 2004 और यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 1600। अब हमारे पास ऑप्शन है बी, सी और क्या है, डी है। अब अलग कौन है। तो सबसे पहले आप समझिए यहाँ पर ये कैसा वर्ष है, तो लीप वर्ष है, क्योंकि 80 कट जाएगा। यहाँ 92 है, ये भी कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। 04 ये भी कैसा वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है। लेकिन 1600 कैसा है, तो ये है लीप शताब्दी, लीप शताब्दी वर्ष। अब लीप शताब्दी वर्ष है
तो आप ही बताइए, ये तीनों तो साधारण लीप वर्ष हैं केवल, और ये क्या लीप शताब्दी वर्ष है, इसलिए कौन सा अलग हो जाएगा, डी नंबर। तो इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है हमें हमसे कि इसमें अलग कौन है, भिन्न कौन है, तो आपको बताना होगा कि भिन्न कौन है, इसमें अलग कौन है। ठीक भाई, अब हम चलते हैं अगले नियम पर। अगला नियम क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला नियम ये लिखा है कि आपने लीप की बात की है, और लीप की बात किए हैं तो आपसे पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन टाइप से, और इस पे जो आधारित बातें हैं वो सब बातें कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा है 10 वर्ष में कम से कम लीप वर्ष की संख्या, कम से कम लीप वर्ष की संख्या कितनी है। अब देखिएगा 10 वर्ष में कम से कम लीप वर्ष की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि जो 10 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है। ठीक है, तो इस पे हम कुछ बातें करेंगे और देखते हैं इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन टाइप से होगा। 10 वर्ष में कम से कम लीप वर्ष की संख्या, अगला है 10 वर्ष में कम से कम लीप वर्ष की संख्या, और फिर क्या है 10 वर्ष में अधिक से अधिक लीप वर्ष। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये नहीं है, ये है, ध्यान दीजिएगा, ये है छठा नंबर वो गलत स्टूडेंट है। इसके नियम की भी बात करेंगे और साथ में सारे पॉइंट जो भी इससे बनते हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई 10 वर्ष में, अगर आपसे कोई पूछ रहा है 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं, 10 वर्ष में कम से कम लीप वर्ष की संख्या बताइए। तो हम आपको पहले बताते हैं, मान लीजिए 1995 से लगाकर सन 2005 तक अगर हम जाएं, ओके, सन 2005 तक जाएं तो 10 साल हो जाएंगे। पहले ऐसे समझिए आप, 1995 से लगाकर 2005 तक जाएंगे तो कुल टोटल वर्ष हो जाएंगे कितने, 10 वर्ष, 95 और 5 2000। हाँ ठीक है, अब ये बताइए क्या 1995 के बाद 1996 एक लीप वर्ष है, हाँ है, 97 नहीं है, 98 नहीं है, 2000 एक लीप वर्ष है, और 2004 भी एक क्या है, लीप वर्ष है। तो यहाँ लिखा 10 वर्ष में कम से कम लीप वर्ष, तब तो यहाँ पर देखिए 10 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। आगे हम बात करते हैं टेंशन ना लीजिएगा, हम ले लेते हैं 1996, एक मिनट, 1996 से ना लेकर हम 1900, चलिए 1996 से भी ले लेंगे, 1997 से हम 1997 से चले जाते हैं सन 2007 तक। अब 97 के बाद आता है 98, 99, 2000, तो इसमें लीप वर्ष की संख्या एक 2000 होगी, एक 2004 होगी। अब 2004 के बाद 2008 होगी, जो 8 तक जाना नहीं है। तो इसमें लीप वर्ष की संख्या कितनी है, लीप वर्ष की संख्या कितनी आ गई, 2। यहाँ पर लीप वर्ष की संख्या कितनी आ गई मेरे भाई, 3, वो भी गड़बड़ है। अब ऐसे में मान लीजिए हमने ले लिया सन 2011 से 21 तक, तो 11 के बाद सन 2012 आता है, तो 12 एक लीप वर्ष है, 12 के बाद 16 है, 16 के बाद 20 है, तब तो इसमें लीप वर्ष की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अभी देखिए लीप वर्ष की संख्या 2 भी आ रही है, लीप वर्ष की संख्या 3 भी आ रही है। अब हमको क्या करना होगा, सन उठाना होगा 1907 से हमने ले लिया है, एक 1800 से लेते हैं, 1897 से 1907 तक ले लीजिए। अब देखिए 97 के बाद आता है 98, 98 के बाद 99, 99 के बाद यानी 100, यानी 1900, 1900 तो लीप वर्ष होता ही नहीं है। 1900 के बाद आता है 1904, 1904। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम आपको पहले समझा दें कि 1997 के बाद हम जब जाएंगे तो 1900 क्या पड़ेगा, 98, फिर पड़ेगा 99, फिर पड़ेगा 1900, तो ये भी लीप नहीं, ये भी लीप नहीं, ये भी नहीं, फिर पड़ेगा 1904, तो 1904 एक लीप वर्ष है, फिर पड़ेगा 1908 एक लीप वर्ष है, तो 8 लेना नहीं है क्योंकि 7 तक ही है।
तो बताइए 1897 से 1907 में लीप वर्ष की संख्या कितनी आई? 1 लीप वर्ष। अब आप बताइए 10 साल में लीप वर्ष की संख्या 1 भी है, 10 साल में लीप वर्ष की संख्या 2 भी है, 10 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी है? 3 भी है। तो हम यहाँ पर प्रश्न पहले पढ़ेंगे कि 10 वर्ष में कम से कम लीप वर्ष की संख्या, तो कहीं ऑप्शन में 1 दिखाई दिया? नहीं दिया। वैसे तो आंसर क्या होना चाहिए कि 10 वर्ष में कम से कम लीप वर्ष की संख्या 1 होती है, लेकिन 1 ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? 2। तो 10 वर्ष में कम से कम लीप वर्ष की संख्या कितनी होती है? 2। ये देखिए हमने निकाला है यहाँ से। अगले क्वेश्चन की ओर जब बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन कहेगा, इसका ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब आप समझ जाएंगे कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। लिखा है 10 वर्ष में कम से कम लीप वर्ष की संख्या। तो अभी आपने निकाला 10 वर्ष में कम से कम लीप वर्ष की संख्या, तो यहाँ 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। अब ऐसी दशा में आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 1। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 10 वर्ष में अधिक से अधिक लीप वर्ष की संख्या कितनी होती है? तो देखिए 10 वर्ष में अभी लीप वर्ष की संख्या 1 भी आई है, 2 भी आ गया है, 10 वर्ष में 3 भी आया। तो आपको बता दें 10 वर्ष में अधिक से अधिक कभी भी पूछे तो आंसर किस पे टिक करेंगे? 3 पर। ठीक, क्योंकि अभी आपको हमने समझाया 10 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या 3 कैसे होता है। देखना है तो यहाँ देखिए बैक में चल रहे हैं हम। ये देखिए 10 वर्ष में कम जो है अधिक से अधिक लीप वर्ष की संख्या कितनी होती है? 3। वैसे कितनी होती है? 2। वैसे कितनी होती है? 1। अब क्वेश्चन आगे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है देखिएगा। लिखा है, अच्छा ये नवा टॉपिक हो गया, तो हम आपको पहले यहाँ बता दें, पेपर में जब भी पूछेगा कि 10 वर्ष में कम से कम लीप वर्ष, तो आंसर देना 1 या 2। और पूछे 10 वर्ष में अधिकतम लीप वर्ष, तब आंसर देना है 3। तो 10 वर्ष में कम से कम लीप वर्ष और अधिकतम लीप वर्ष की संख्या पूछ सकता है। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं भाई। ये है नियम नंबर 9। ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। इनका कहना है शताब्दी में लीप वर्ष ज्ञात करें। तो 1 शताब्दी में, 2 शताब्दी में, 3 शताब्दी में, 4 शताब्दी में। तो 1 शताब्दी में होता है 100 वर्ष, 2 शताब्दी में 200 वर्ष, 3 शताब्दी में 300 वर्ष, 4 शताब्दी में 400 वर्ष। अब समझिए शताब्दी में लीप वर्ष ज्ञात करना। ठीक, तो हम आपको पहले बता दें, यहाँ पर नोट करके समझिएगा कि 100 वर्ष में यानी 1 शताब्दी में 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं। याद रखिएगा। तो हमसे पूछा है शताब्दी में लीप वर्ष कितने, तो 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। जब 100 वर्ष में 24 होंगे तो 200 वर्ष में 24 दूना कितना होता है? 48 लीप वर्ष। तो फिर 300 वर्ष में कितना होगा? 24 तिहाई 72 लीप वर्ष। तो फिर 400 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी? 24 तिहाई 72, 72 में 24 जोड़ेंगे 96 प्लस 1 यानी 97 लीप वर्ष होता है। ये हो गया IMP, इसे महत्वपूर्ण मानिए, क्योंकि 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या 24 है, तो 200 वर्ष में 24 का डबल 48, 300 वर्ष में 72, तो 400 वर्ष में होना चाहिए था कितना? 96, लेकिन हो कितना गया? 97। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो 100 वर्ष है ये साधारण शताब्दी है, ये भी साधारण शताब्दी है, ये भी साधारण शताब्दी है, लेकिन जो 400 वर्ष है इसे हम कहते हैं लीप शताब्दी। इसे क्या कहते हैं? लीप शताब्दी। तो याद रखिएगा हर 400 वर्ष बाद लीप शताब्दी आएगा। तो 4 सालों में 96 लीप वर्ष तो होंगे, लेकिन एक क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि 400वां वर्ष खुद में लीप वर्ष है। क्या है? लीप है। तो इसलिए 96 जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 97। अब आपसे कोई पूछे कि 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 24। 200 वर्ष में कितने होते हैं? 48। 300 वर्ष में कितने होते हैं? 72।
लेकिन 400 वर्ष में 96 नहीं कहेंगे, कितना कहेंगे, 97 कहेंगे। तो यहाँ तक की बातें आप समझ गए होंगे हमारे हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा है, एक सेकंड, हाँ, लिखा शताब्दी में विषम दिन ज्ञात करना। तो एक शताब्दी मीन्स होता है 100 वर्ष, ओके। 200 शताब्दी मतलब होता है 200 वर्ष, बहुत बढ़िया। 300 शताब्दी मीन्स होता है 300 वर्ष। 4 शताब्दी मतलब होता है 400 वर्ष। अब बात यहाँ समझने वाली बात क्या है वो समझिए। समझने वाली बात यह है कि 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 200 वर्ष में विषम दिन, 300 400 वर्ष में। अब हमको जो बताना है वो बताना है विषम दिन। तो विषम दिन उसे कहते हैं जो सप्ताह में 7 दिन के बाद बचता है, उसे हम विषम दिन कहते हैं। जैसे मेरे भाई 8 दिन लिखा होगा, 8 दिन को अगर हम 7 से काटेंगे तो एक बार तो सप्ताह 7 से कट जाएगा, यहाँ पर एक बच जाएगा, वही एक जो बचा उसी को हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले इसके लिए कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि विषम दिन कैसे ज्ञात करना है। तो नोट समझिए, आपको बता दें तो 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष होते हैं, ओके। 76 कैसे वर्ष होते हैं? 100 वर्षों में आपको पता है कि साधारण वर्ष होता है कुछ और कुछ लीप वर्ष होता है। तो आपको बता दें साधारण वर्ष कितने होते हैं, 76, और एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, और प्लस लीप वर्ष कितने होते हैं, 24, और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है। हमने पहले शुरुआत में ही बताया है। 76 एकम 76, 24 दूना 48, टोटल जोड़ेंगे तो 48 और 76 कितना हुआ, 8 6 14 का 4, 1 7 4 11 और 1 12, 124। 124 इस 124 को किससे भाग करेंगे, 7 से, तभी विषम दिन का पता चल पाएगा। तो जब हम 7 से भाग कर रहे होंगे तो 7 दूना 14, तो ज़्यादा हो गया, 7 एकम 7, 5 बचा 54 हो गया, 7 7 49, यानी शेष जो बचा वो कितना बचा, 5। तो अब समझिए 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 5, और सप्ताह होता है 7 का, इस वजह से 5 ठीक है। 200 वर्ष में कितना होना चाहिए, 10। 300 वर्ष में कितना होना चाहिए, 15। 400 वर्ष में कितना होना चाहिए, 20। लेकिन ऐसा नहीं है, 5 तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 10 दिन में अगर हम 7 से कट करते हैं तो यहाँ पर कितना विषम दिन आएगा, 3। 15 को अगर हम 7 से काटते हैं इसको, तो 7 दूना 14, यहाँ पर 1 विषम दिन आएगा। और यहाँ पर मेरे भाई 20 दिन नहीं होता है विषम दिन, यहाँ पर शताब्दी में यहाँ पर 21 होता है, क्योंकि 400वां वर्ष अपने आप में लीप शताब्दी होता है। तो 7 से जब इसे कट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 0। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना कि पहले वर्ष शताब्दी वर्ष में, 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 5, और 200 वर्ष में समझिएगा, 1 मिनट देखिएगा, 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, और 200 वर्ष में 5 में जब 5 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 को हम 7 से काटेंगे 3 शताब्दी हो गया, और 300 वर्ष में 1 शताब्दी, 400 वर्ष में 0 शताब्दी। तो याद रखिएगा, किसी शताब्दी में विषम दिन अगर हमसे पूछता है तो पहले शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 5, और दूसरे शताब्दी में विषम दिन कितने हैं, 3, तीसरे शताब्दी में कोई पूछे तो 1, और चौथे शताब्दी में कोई पूछता है तो क्या बताएंगे, 0। तो ये हो जाएगा इसके विषम दिन। आगे बढ़ते हैं। लिखा है शताब्दी का अंतिम दिन ज्ञात करना। तो देखिए शताब्दी की बात करते थे, 1 शताब्दी बराबर हो गया 100 वर्ष, 2 शताब्दी बराबर 200 वर्ष, 3 शताब्दी बराबर 300 वर्ष, और 4 शताब्दी बराबर 400 वर्ष। अब यहाँ पर कायदे से जो बात होने वाली है वो ये है कि 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। तो 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। ये होता है विषम दिन, ये होता है विषम दिन, हमने ज्ञात किया था इससे पहले, ठीक। तो यहाँ लिखा है कि शताब्दी का अंतिम दिन ज्ञात करो। तो शताब्दी का अंतिम दिन कभी भी पूछेगा कि शताब्दी का अंतिम दिन क्या है, शताब्दी का कभी पूछे अंतिम दिन क्या है,
शताब्दी का अंतिम दिन क्या है, अंतिम दिन क्या है। तो आप इसका कोड याद रखिएगा 5310। और ये कैसे निकालते हैं हमने आगे पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है। 5 का मतलब क्या होता है, शुक्रवार होता है। 3 का मतलब क्या होता है, बुधवार होता है। 1 का मतलब क्या होता है, सोमवार होता है। और 0 का मतलब होता है रविवार। तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। ये कैसे आया, तो हमने आपको बताया कि 100 वर्ष में विषम दिन 5 होते हैं, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 को 7 से भाग करेंगे 3 आएगा, फिर 15 में 15 आएगा, 15 15 को अगर 4 से करते हैं तो 1 आता है, यहाँ पर 21 को जब हम 4 से करते हैं 0 आता है। तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन या तो शुक्रवार होगा, या तो बुधवार, या तो सोमवार, या तो रविवार होगा। ये कोड याद कर लीजिएगा, ये सिंपल तरीके से हमने आपको बता रखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए। लिखा है शताब्दी का पहला दिन ज्ञात करना। अभी तक तो अंतिम था, तो सबसे पहले सुनिए, शताब्दी कितने वर्ष का हो गया, 100 वर्ष का, 200 वर्ष का, और यहाँ पर हो गया 300 वर्ष का, और यहाँ पर हो गया 400 वर्ष का। अब देखते हैं शताब्दी का, यहाँ पर अभी तक हमने ज्ञात किया शताब्दी का, अभी हमने क्या ज्ञात किया, अंतिम दिन, अंतिम दिन। और अब ज्ञात करते हैं पहला दिन। तो देखिए शताब्दी का अंतिम दिन होता है 5310। अच्छा, जब शताब्दी का अंतिम दिन, 5 का मतलब क्या होता है भैया, शुक्रवार, और 3 का मतलब क्या होता है, बुधवार, 1 का मतलब क्या होता है, सोमवार, और 0 का मतलब क्या होता है, रविवार। आप कायदे से समझ रहे हैं। तो शताब्दी का पहला दिन क्या, अब सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया। ठीक है, देखो 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, 5 भी हो गया, 3 भी हो गया, तो बचा कौन, शताब्दी में 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा। तो 2 4 6 ये कभी भी शताब्दी के अंत में नहीं आएंगे। 2 का मतलब होता है मंगलवार, मंगलवार। 4 का मतलब होता है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। और 6 का मतलब होता है शनिवार। और याद रखिएगा 1 जो है वो दोनों में कॉमन रहता है, तो किसी शताब्दी के अंत में और प्रारंभ में सोमवार आ सकता है। ठीक है, सोमवार आ सकता है। तो अब इसको याद ऐसे रखना है कि शताब्दी का पहला दिन याद करिए, तो पहला दिन याद करिए 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 6 हो सकता है, साथ में 1 भी हो सकता है। लेकिन कभी भी शताब्दी का अंतिम पूछे तो 5 3 1 और क्या होता है, 0 होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं इसमें रटना नहीं है, बस केवल याद रखना है कि 100 वर्ष में विषम दिन 5 होते हैं, 200 वर्ष में 3 होते हैं, 300 वर्ष में 1 होता है, 400 वर्ष में 0 होता है। तो जो बचा 2 4 6 वो होता है शताब्दी का पहला दिन, और बाकी सब होता है अंतिम दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ समझ में आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले हम आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन है इससे अगर संबंधित कुछ बातें करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा था कि शताब्दी में पहला दिन क्या हो सकता है और अंतिम दिन। तो सबसे पहले देखिएगा 100 वर्ष है, 200 वर्ष है, 300 वर्ष है, 400 वर्ष है, हमने ऐसे ही लिख दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं शताब्दी का अंतिम दिन, अंतिम दिन। और यहाँ पर लिखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ लिखते हैं शताब्दी का पहला दिन, और यहाँ लिखते हैं अंतिम दिन, अंतिम दिन। शताब्दी का पहला दिन और शताब्दी का अंतिम दिन, थोड़ा समझिए। 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 5 3 1 0, ये कोड याद कर लीजिए। 5 का मतलब यहाँ क्या होता है, शुक्रवार होता है, समझने की कोशिश करिएगा। 3 का मतलब यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, 3 का मतलब बुधवार होता है। एक सेकेंड, ठीक, देखिए 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 5 3 1 0। अब आप जानते हैं क्योंकि 5 का मतलब क्या होता है, शुक्रवार, 3 का मतलब क्या होता है, बुधवार, एक सेकेंड,
हमसे पूछा था शताब्दी का पहला दिन। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, इसको हम पहले मिटा देते हैं, इसको दूसरे वाले लाइन में लिखना है और ये गलती से हमने इस वाले लाइन में लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले सुनिए, शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है? 5310। 5 का मतलब यहाँ पर क्या होता है? शुक्रवार। 3 का मतलब क्या होता है? बुधवार। 1 का मतलब क्या होता है? सोमवार। और 0 का मतलब होता है मेरे भाई रविवार। तो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन अगर पूछे क्या हो सकता है, तो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, शनिवार, रविवार हो सकता है। लेकिन किसी शताब्दी का अगर पहला दिन अगर हम बात करें, तो पहला दिन बचा कौन? 2 बचा। तो वो छोड़िए, पहले बताइए जब ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया तभी बताया गया कि पहला दिन क्या था? सोमवार। तो देखिए पहला दिन जब सोमवार था तो अंतिम दिन क्या था? शुक्रवार। अंतिम दिन क्या था? शुक्रवार। अब जो शुक्रवार पे खत्म होगा उसकी अगली स्टार्टिंग किस पे होगी? शनिवार पे। और शनिवार से दूसरा शताब्दी स्टार्ट हो रहा है, खत्म किस पे हो रहा है? बुधवार पे। तो बुधवार जिस पे खत्म होगा तो अगला स्टार्ट होगा किस पर? बृहस्पतिवार पर। तो ये बृहस्पतिवार हो जाएगा। और ये खत्म किस पे हो रहा है? सोमवार पे। तो स्टार्ट किस पर हो जाएगा? मंगलवार पे। मंगलवार पे। तो शनिवार का कोड हो गया 6, बृहस्पति का हो गया 4, देख लीजिए, और मंगल का हो गया 2, और सोमवार का बचा वो 1 हो गया। तो किसी भी शताब्दी का पहला दिन क्या क्या हो सकता है? तो 2, 4, 6, 1 हो सकता है, और शताब्दी का अंतिम दिन 5, 3, 1, 0 हो सकता है, जो हमने आपको कोड में समझाया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये हमारा टाइप फर्स्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट नियम है। और फिर इसके बाद सेकंड कैलेंडर में देखेंगे, सेकंड टाइप में देखेंगे क्या क्या है। तो लिखा शताब्दी वर्ष में विषम ज्ञात करना। जैसे सन 2021 में विषम दिन कैसे ज्ञात करें? विषम दिन कैसे ज्ञात करें? तो सबसे पहले देखिए, आप 2021 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? 2021 की बात कर रहे हैं। अब 2021 में ये पूरा 21 कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो विषम दिन अगर हमको निकालना है तो हम किस तरीके से यहाँ पर निकालें? तो 21 में से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2020। अब 2020 का एक्सप्लेन क्या होता है? पूरा 2000 प्लस 20 में, 20 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? 4 से इसको काटेंगे, 4 पंचे 20, और ये है मेरे भाई शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष में विषम कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए आपको यहां बता दें, शताब्दी वर्ष में विषम कैसे बताएं? तो आप बताइए 100 वर्ष में विषम दिन कितने थे? तो आंसर है 5। 200 वर्ष में कोई पूछे तो 3, 300 वर्ष में कोई पूछे तो 1, 400 वर्ष में कोई पूछे तो 0। ठीक, तो यहाँ पर टोटल कितना लिखा है? 2000। तो 2000 में आपको बता दें, 2400 से काट के चेक करिएगा, पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पर विषम दिन कितने हो गए? 0। और 20 और 5 कितना हो गया? 25। 25 को अगर हम सप्ताह के 7 से काटते हैं तो 7 तरीका 21, 22, 23, 24, तो यहाँ पर 21 कट गया, कितना बचा? 4 शेष। तो 4 जो शेष बचा इसी को हम कहते हैं विषम दिन। इसे ही क्या कहते हैं? विषम दिन। चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा ये समझा दें आपको। कोई पूछे कि 2000 में विषम दिन कितना, तो आप 400 से जब कट करेंगे तो पूरा कट जाएगा, तो विषम दिन यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। कोई पूछे 1900 में विषम दिन कितना, तो 4 चौक को 16, यहाँ पर 300 बचा, और 300 का विषम दिन देखिए, 300 का विषम दिन क्या बताया है? 1। ऐसे ही 1700 का कोई विषम दिन पूछे तो 4 चौक को 16, यहाँ पर 100 बचा, और 100 का विषम दिन क्या होता है? 5। तो अब यहाँ पर मान लीजिए हम 1998 का बताएं, 98 में से 1 कम करेंगे तो 1900 क्या हो जाएगा? 97। 1997 में मेरे भाई पूरा लिख देंगे 1900 प्लस 97, और उस 97 को हम 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 बचेगा, 4 चौक को 16, लगभग 24 लीप वर्ष आएंगे। यानी कि यहाँ पर शताब्दी वर्ष लिखा जाएगा, यहाँ पर साधारण वर्ष लिखा जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? लीप वर्ष लिखा जाएगा। अब 1900 को ध्यान से देखा जाए, और 1900 को अगर हम काटते हैं 400 से, 4 चौक को 16, 17, 18, 300 बचेगा। 300 का विषम दिन कितना होता है? 1। यहाँ विषम दिन 1 आ गया। 97 और 24 है, तो इसको या तो जोड़ के काटिए या तो डायरेक्ट 7 से काट दीजिए, क्योंकि 7 से ही काटना होता है, सप्ताह के 7 से काटना होता है। तो अगर हम 7 से काटते हैं तो 7 एक कम 7, 8, 9, 27 हो जाएगा, नहीं कटेगा। यानी हम अगर इसको जोड़ के डायरेक्ट
हम काट दें तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 4 11 का 1 और 9 2 11 1 12, 121 में 1 जोड़ेंगे 122 आएगा। 122 को हम 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 5 बचेगा, 52 हुआ, 7 7 49, 50 51 52, यानी 3 शेष बच जाएगा। कितना शेष बच जाएगा? 3। तो जो 3 शेष बचेगा वही जो है विषम दिन कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? विषम दिन। ऐसे ही मेरे भाई अगर बात करते हैं 1771 की, किसकी बात करते हैं? 1771। तो देखिए 1771 की बात करते हैं तो एक माइनस करेंगे 1770 आ जाएगा। 1770 का एक्सप्लेन हो जाएगा 1700 प्लस 70। 70 को अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 दूना 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 17 लेके और आएंगे। 1700 में विषम दिन कितना होगा? 1700 में अगर 1700 को 400 से काटते हैं 4 चौको 1600 बचेगा। विषम दिन कितना आएगा? 5 प्लस 70 10 80 7 87, इसको जोड़ देते हैं। 7 5 12 का 2 बचा, 1 92, 92। 92 को 7 से काटते हैं 7 एकम 7, 8 9 2, 7 तरीका 21, एक आ जाएगा इसमें क्या? विषम दिन। तो इस तरीके से विषम दिन हमसे पूछा जा सकता है। तो जब भी हमसे पूछेगा हम आगे के टाइप में बात करेंगे। फिलहाल आप कोशिश करिए यहाँ तक समझ में, अगर आ गया हो अच्छी बात है, नहीं आया है तो हम अगले वाले वीडियो में आपको इससे संबंधित आगे के नियम बताएंगे और आगे के नियम को कंटिन्यू जारी रखा जाएगा। ये फर्स्ट टाइप है, मतलब फर्स्ट टाइप यानी फर्स्ट भाग है, और उसके बाद सेकेंड भाग में इसके कुछ नियम होंगे, फिर उसके बाद थर्ड में होंगे, फिर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर देखे जाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि 13 नियम हमने आपको बता दिए हैं, इनको तैयार करिए, और अगर जो नियम नहीं समझ में आए उसे कमेंट कर दीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।